नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की सियासत और वक्त वक्त पर गर्माता माहौल। अब एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने 100 ब्लॉक अध्यक्ष के नामों का ऐलान कर दिया है और वहीं पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत ने वादा खिलाफी की है। जो उन्होंने कहा वो किया नहीं, जो वायदे किए वो उन्होंने उन्होंने किए नहीं। दरअसल ये माहौल भी इसलिए तैयार हो रहा है कि ये साल चुनावी साल है और साल 2023 के आखिर में, यानी इसी साल के आखिर में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे, तो उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, तमाम चीजें इस वक्त देखी जा सकती है और शुरू हो चुकी है। आखिर क्या है राजस्थान की सियासत और बीजेपी की कहानी क्या है, कांग्रेस की कहानी क्या है और आने वाले वक्त में कैसा मंजर हो सकता है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल जी, जो लंबे समय से अ, राजनेताओं से जुड़े हैं, राजनीतिक दलों को बारीकी से देखा है और तमाम सियासी माहौल पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। महावीर जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान में यूं तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, लेकिन जो सियासी गर्मी है उसका अनुभव कैसा लग रहा है इस समय, जो गर्माहट आ रही है? नमस्कार राजा साहब। जी। देखिए, जो राजनीति वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान में चल रही है वो जनता के हित की नहीं है। जो मुद्दे चुनावी माहौल में जनता से किए जाते हैं, मैं समझता हूँ इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो अपनी सत्ता बचाने के लिए ये समय निकाल दिया। बीजेपी की बात अलग है, उनके कई ग्रुप है हम्म। और भारतीय जनता पार्टी आरोप तो लगा सकती है लेकिन कार्यकाल उनका भी सही नहीं रहा। कांग्रेस का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो माहौल चल रहा है, वर्करों की, मैं जाता हूँ प्रत्येक जिले में जाता हूँ, तहसील स्तर पर मेरा संगठन है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन हर व्यक्ति का राजनीति से वास्ता पड़ता है क्योंकि हम भी सोशल वर्कर जी। है, हमें भी कई काम कराने पड़ते हैं। लेकिन जी। पिछले जो 4 साल का गहलोत साहब का कार्यकाल है, गहलोत साहब के कार्यकाल ने पीछे जो इनका 2 शासन था उनको धूल दिया। उनकी जो छवि थी, एक गांधीवादी नेता की, एक विकासशील नेता की, वो छवि इस बार गहलोत साहब की राजस्थान में नजर नहीं। जो विधायक है, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे कांग्रेस के हैं या चाहे दूसरे, गहलोत साहब ने सरकार बचाने के लिए जिस प्रकार अधिकारियों को आगे किया और जो लाल फीताशाही के हाथ में सत्ता आई, उससे पब्लिक बहुत निराश है। राहुल गांधी जी किसानों से वादा करके गए थे किसानों का जो कर्जा था माफ करने का, मैं समझता हूँ कि वो आधा अधूरा पूरा हुआ है। जो बेरोजगारों को इन्होंने भत्ता देने की बात की थी, वो भी 10% जो बेरोजगार है शिक्षित, उनको भत्ता नहीं दिया जा रहा। वर्तमान में जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके हाथ में कांग्रेस की कमान सही नहीं है, इसलिए कांग्रेस का जो वर्कर है वो भी बहुत निराश है। और हकीकत से देखा जाए तो जिन लोगों ने संघर्ष किया और इस कांग्रेस को शासन में लेके आए, क्योंकि गहलोत साहब आज श्रेय भले ही ले ले, लेकिन गहलोत साहब 100 से 21 पे ले आए, 100 से 42-43 पे ले आए, तो गहलोत साहब की सत्ता नहीं है। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन था, उसके खिलाफ इस प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था। और निश्चित रूप से सचिन पायलट जैसे जो युवा थे, उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। लोगों को यूं आशा लगी थी कि कोई किसान का बेटा और कोई युवा ऊर्जावान व्यक्ति है जिसके मन में दर्द है युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, जनता के प्रति, जो दलित जो लोग हैं, डीएनटी के जो लोग हैं, तो एक युवा जरूर उसको सपना पूरा करेगा। लेकिन जो जनता का सपना था वो तो अधूरा रह ही रहा।
लेकिन जो राजनीति में जो लोग बैठे थे, जो वादा करके सत्ता में आए थे, उनका भी मैं समझता हूँ कि वादा अधूरा रहा। आप ये कह रहे हैं बुसवाल साहब कि जो पिछले 4 साल का शासन रहा और इससे पहले भी गहलोत सरकार का जो शासनकाल रहा, वो इस बार आप लोगों को विफल नज़र आया। वजह क्या मानते हैं इसकी? क्या वजह क्या हो सकती है? देखिए, वजह तो सभी लोग जानते हैं कि जब गहलोत साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, कई बार मेरे बैनर नीचे वो आए और हम लोग जब कोई भी समस्या लेके जाते थे, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं तो एक फ्रीडम फाइटर का संगठन चलाता हूँ, उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं और जी, हम तो पिछले तबके के किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता तो हम लोग जाते थे, तो कभी भी हम जाके सीएम से मिल सकते थे और अधिकारी भी हमारी बात, सामाजिक संगठनों की बात समझते थे। लेकिन इस बार का जो कार्यकाल है उसमें सीएम हाउस में किसी भी सामाजिक व्यक्ति के लिए दरवाजे बंद। राजनीतिक व्यक्ति भी इंतजार करते हैं तो सामाजिक संगठनों का तो दूर दूर तक कहीं वास्ता नहीं है। और आज ये जो गांधीवादी की छवि मुख्यमंत्री जी की, किसी भी समाज के कार्यक्रम में, किसी भी फ्रीडम फाइटर के कार्यक्रम में, किसी भी सोशल एक्टिविटी में सीएम साहब शिरकत नहीं करते। उसका सीधा सा कारण है कि वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। किस प्रकार वो सत्ता में आए हैं, या आप मीडिया के लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश की प्रदेश की जनता भी जानती है। आला कमान का वो आदेश नहीं मान रहे हैं, संगठनों के जो पदाधिकारी है उनका आदेश नहीं मान रहे हैं, किस तरह उनके अधीन जो मंत्री है वो अपनी पार्टी में मनमर्जी कर रहे हैं, अपनी आला कमान के साथ मनमर्जी कर रहे हैं, तो आम आदमी की पूंछ वहां कहाँ रहेगी? ये स्पष्ट है। एक जनता है वो जो अपने राजनीतिक है, जो हमारे प्रतिनिधि है, उनसे जनता कट चुकी है। और जब हमारे जो सांसद विधायक महोदय है और हमारे जो मंत्री है, सीएम है, वही अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, तो फिर अधिकारी है वो बेलगाम हो गए, अधिकारी भी जनता की बात नहीं सुनते। और ये बात जो हम सोशल वर्कर है उनके सामने उभर के आई कि ना तो हमारी बात जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं और ना अधिकारी सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस 4 साल के कार्यकाल को विफल मानता तो क्या मानते हैं इसकी एक वजह क्या जो एक कुर्सी की जो यहाँ पर जंग रही, पिछले 2 ढाई साल में हूँ। जो माहौल ज़्यादा बना और कहा जाने लगा कि राजस्थान में कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे बन चुके हैं। क्या वाक़ई वो वजह भी एक वजह हो सकती है? और क्या वो जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो एक राजनीतिक द्वंद जो चल रहा है, क्या लगता है आप लोगों को कि अभी भी वो इस वक़्त भी जारी है? नहीं, ये निश्चित है। द्वंद तो जो राजनीतिक है, चाहे पायलट हो, चाहे आपके गहलोत साहब हो, या दूसरा हरीश चौधरी जी हो, चाहे रघु शर्मा हो, डोटासरा जी हो, या सीपी हुँ। जोशी गुट हो, कोई भी हो, वो तो इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं एक सामाजिक वर्कर के नाते, एक समाज संगठन के नाते ये बात जरूर कहूंगा कि जो कांग्रेस की परिपाटी थी, जिस उद्देश्य से इस कांग्रेस की स्थापना मध्य भारत में विजय सिंह पथिक ने की थी, और हुँ। उनके जो विचार थे 1920 में, जो उदयपुर जेल में उन्होंने जो संविधान लिखा था डेमोक्रेसी का, विजय सिंह पथिक ने, जब वो बंद थे आंदोलनों में, तो उन्होंने एक कांग्रेस की व्यूह रचना पूरी अपने उस जेल के किताब में लिखी थी कि किस प्रकार देश आजाद होगा, किस प्रकार इसमें शासन होगा, कैसे व्यवस्था होगी। और जो उनकी सोच थी, उस हिसाब से जो कांग्रेस अपने उद्देश्य पे चल रही थी, वो शासन इस बार देखने को नहीं मिला। ये जो लोग है वो अपनी छवि है केवल कुर्सी बचाने की वो बना ली इन लोगों ने। जो त्याग की इनमें भावना थी, या जो पार्टी के प्रति निष्ठा थी, या जो हुँ। कांग्रेस का मूल उद्देश्य था काम करने का, जनता के सभी धर्मों को साथ लेके, सभी जातियों को साथ लेके, बेकुलों को लेके, वो इस बार नहीं दिखा। अब ये इनकी आपसी की नेताओं की लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन जो कांग्रेस की मूल भावना, उससे परे जाके यदि ये लोग शासन चला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इनके लिए बड़ी दिक्कत होगी, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, या कोई चौथा। यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो ट्रैक होना चाहिए, वो अपने ट्रैक से भटक गई है और इसीलिए जनता बिल्कुल। और राजनेताओं के बीच दूरी भी हो गई है और शायद यही वजह थी कि राहुल गांधी ने भी अपने स्पीच में इस बात का ज़िक्र किया था कि पब्लिक से पब्लिक दूर हो चुकी है कांग्रेस से, नेताओं से और इसीलिए शायद अब हर महीने पैदल चलने की बात की गई है। एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी की राजस्थान में यात्रा रही, करीब 16-17 दिन जो राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजस्थान में रहे, क्या आपको लगता है कि इन चुनावों में
कांग्रेस इस यात्रा के मद्देनजर कुछ मजबूत हुई है या कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए, राहुल गांधी जी का राजस्थान में कोई ज्यादा मैं नहीं समझता कि उनका इफेक्ट होगा। ठीक है, उन्होंने एक यात्रा निकाली है और राहुल गांधी जी को जो धरातल का अनुभव नहीं था, वो इस यात्रा से धरातल का अनुभव मैं मानता हूँ कि उनको हुआ है और वो थोड़े मेच्योर हुए हैं। और उनको एज ए वो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, हो सकता है उनके कभी वापस से राष्ट्रीय स्तर की कमान उनके हाथ में आए, आज नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष उनके दूसरे हैं, भले ही कमान हाथ में हो। जिस दिन उनको इस चीज का अनुभव होगा, वो समीक्षा करेंगे राजस्थान में चुनाव की, तो उनके दिमाग में ये बात तो आएगी कि जनता किसको चाहती है, किसने मेहनत की और शासन किसका है और क्या कांग्रेस ने गलती की, क्या सुधार हो सकता है। इस चीज का राहुल गांधी जी को अनुभव होगा। उनका यात्रा से वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जिसको चाहती है स्थानीय स्तर पे, और जो 21 से 100 सीटों पे लेके आई जनता, तो देखो उन लीडरों को चाहती है। उन लीडरों के जब तक हाथ में सत्ता नहीं आएगी, उनके हाथ में जब तक पोर्टफोलियो नहीं आएंगे, उनके हाथ में यदि संगठन की कमान नहीं आएगी, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय है वो कड़वा होगा। बिल्कुल, मतलब जब तक पब्लिक को आप उनका अपना अधिकार नहीं देंगे, उन तक नहीं पहुंचेंगे, तो कांग्रेस के लिए वक्त गड़बड़ वाला हो सकता है। बात अगर बीजेपी की करें देखिए, तो पब्लिक जिस लीडर को चाहती है, हम्म पब्लिक जिस लीडर को चाहती है, जिसके नाम से भीड़ इकट्ठी होती है, जिसके नाम से लोगों ने वोट दिए, जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, जिन लोगों ने आपसी में जिनके वैमनस्य थे, वो भी एक लीडर के नाम पे एक जज्म पे आती दिखाई दी। और यदि ऐसे लीडरों को सत्ता से दूर कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक में निश्चित रूप से आज का समय पार्टी का नहीं है। देखिए, आज का समय लीडरों का हो गया। पार्टी तो आज भी कांग्रेस है, लेकिन किन हम्म स्टेटों में क्या हालत होगी, क्योंकि कांग्रेस में अवसरवादी लोग आ गए थे और मौका पड़ते ही वो फिसल के दूसरी साइड चले गए। तो जनता ने उनका विश्वास नहीं किया, जनता ने उनकी जो राजनीति थी वो खत्म कर दी। कांग्रेस भी कई जगह खत्म हो गई, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र था जहां आदिवासी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है, ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है। और वो लोग कहीं न कहीं जो भाजपा की सामंतशाही शैली है या पूंजीवादी शैली है, उसको दरकिनार करके उन्होंने इस मध्य भारत में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ कांग्रेस को सत्ता दी थी। तो यदि उनके लीडरों की कहीं न कहीं उपेक्षा होगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस से जनता दूरी। तो आपका इशारा क्या सचिन पायलट की तरफ है? नहीं, मेरा सचिन पायलट की तरफ से नहीं है। मेरा पब्लिक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक जिस लीडर को चाहती है, हम्म सचिन पायलट से मैं कभी नहीं मिला। बेशक मैं गुजर जाति से हूँ, वो भी गुजर जाति से, लेकिन सचिन पायलट के कभी मैं मंच पे नहीं गया, कभी मैं उनके आवास पे नहीं गया। बेशक पायलट साहब का कार्यालय मेरे ऑफिस में खुलता था, लेकिन सचिन की राजनीति में आने के बाद मैं कभी उनके कार्यालय में नहीं गया, मैं कभी काम लेके नहीं जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं जिस व्यक्ति का संगठन चलाता हूँ, उनकी धारणा थी, उन्होंने कांग्रेस की गांधी जी से लड़कर 1920 में स्थापना की थी कांग्रेस की, जब यहाँ सामंतशाही शासन था। और जो इंदौर का अधिवेशन, ये आपके वर्धा का जो अधिवेशन था नागपुर का, उसमें पथिक हम्म जी ने प्रदर्शन लगाकर कांग्रेस की स्थापना कराई मध्य भारत में 1920 में, कि यहाँ सामंतशाही शासन, क्रूर रजवाड़े हैं जो फिरंगी हुकूमत के अधीन जनता पे दमनकारी नीति अपना रहे हैं, दुधारी कृपाण का प्रयोग कर रहे हैं, जनता को मार रहे हैं। यदि कांग्रेस की स्थापना होती है, तो कांग्रेस अपने मूल उद्देश्य से जनता के साथ उठ खड़ी होगी। मैं उस क्योंकि मेरे सवाल मूल अवधारणा पे जाना चाहता हूँ। जी जी बसवाल साहब, मैं मेरा उस सवाल मूल अवधारणा वैसे पे जाना चाहता हूँ जी कि यदि कांग्रेस का शासन है, तो उस पति हम्म की शैली पे, उस गांधी की शैली पे जनता की सेवा की जाए। ऐसे लोगों के हाथ में कमान हो जो जनता में सीधी पकड़ रखता नहीं, दरअसल मेरा सवाल इसलिए था कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त कांग्रेस की स्थिति क्या थी, सीट्स कितनी थी, लेकिन चर्चाएं पूरे राजस्थान में अक्सर ये होती रहती है कि सचिन पायलट की वजह से पब्लिक ने सचिन पायलट को वोट दिए थे और इसी वजह से कांग्रेस सत्ता में आई थी। मेरा सवाल है केवल जी। वजह ये थी। नहीं, देखिए, सचिन पायलट और उनकी यूथ टीम हम्म जो सड़कों पे उस सामंतशाही सरकार का विरोध किया, उन्होंने लठ खाई कई जगह, उनके सर फूटे, कई जगह उनके चोटें आई, खून खराबा हुआ, उनके साथ पूरी यूथ टीम थी। और जो उनके 5 साल
जो क्रूर शासन था उससे जो सचिन पायलट और उनकी टीम लड़ी और लड़ करके 21 से 100 सीटों पे लेके आई, वो पूरी टीम आप उपेक्षित है, चाहे वो जाट समाज के लीडर है, चाहे मीणा समाज के हैं, चाहे गुर्जर समाज के हैं, चाहे दूसरे एससी के हैं, चाहे ब्राह्मण है, वो पूरी टीम आज उपेक्षित है जो जनता के बीच में लड़ी, जनता के हितों पे लड़ी, उनके कारण 21 से 100 सीटें आई। वो आज उपेक्षित है। यदि वो उपेक्षित है तो जनता फिर किस पे विश्वास करेगी? बिल्कुल, बिल्कुल। और बीजेपी की कहानी कैसे लेते हैं आप? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी संघ से रिलेटेड है, उनकी एक धुरी है। और राष्ट्रीय स्तर पे मैं पीछे भी कई चैनलों पे जो डिबेट में आया तो मैं ये निवेदन किया था कि जो 52% ओबीसी है भारत में, उसका एक भी भारत में कैबिनेट मंत्री नहीं था। और ये बात मैंने कई बार है जो पिछले चुनाव में उठाई कि 52% ओबीसी का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं, उसको ये जानने का अधिकार नहीं कि देश में क्या नीतियां बनती। इनकी शैली सवर्ण शैली है। पथिक जी ने जो आंदोलन किया, मैं उनका नहीं है, तो मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि पथिक जी ने उस क्षेत्र में आंदोलन किया जहां बिल्कुल फटेहाल लोग थे, जो या तो मीणा थे, भील थे, गुर्जर थे, धाकर थे, जाट थे, या बिल्कुल जो दलित जातियां थी बिजोलिया। वहां उन्होंने आंदोलन करके सामंतशाही शक्तियों के खिलाफ उस टूटी फूटी जो जनता थी, मरी पड़ी थी, बिल्कुल फटेहाल थी, उनमें प्राण फूंक करके उन्होंने सामंतशाही और अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा किया। इसलिए सरदार पटेल 565 देशी रियासतों को एक कर पाए और अंबेडकर है वो अपना संविधान थोप पाए। लेकिन आज जो वो जातियां हैं, जो वो समुदाय हैं, वो 70-75 साल बाद आजादी के भी आज ही उसी फटे हाल में है। और ये जो भाजपा की जो शैली है वो बिल्कुल सवर्ण शैली है, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता। डीएनटी को कांग्रेस ने लागू नहीं किया कभी, लेकिन भारतीय राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी उन्होंने एक आयोग बनाया, दादा जाति आयोग, उससे रिपोर्ट ली और उसको फिर कूड़ेदान में डाल दिया। तो मैं नहीं समझता कि जो 2500 ऐसी जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों का 100 साल तक है वो दमन झेला एक क्राइम जाति का, और आज वो यदि अपने अधिकार मांग रही है 75 साल बाद भी, तो कांग्रेस को देखा। लेकिन बीजेपी की तो हाल है कि वो सवर्णों के लिए तो कानून बनाती है कि एक दिन में उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन डीएनटी 75 साल में भी आज आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी कूड़ेदान में है। और यदि 52% ओबीसी है, उसका यदि ये लोग कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते हैं, एससी एसटी का जो है वो रिजर्वेशन ये खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो सवर्ण पार्टी है, ये गरीबों का उत्थान कभी नहीं कर सकती। ठीक है कि कांग्रेस में ऐसे अवसरवादी लोग आ गए तो इन लोगों को शासन करने का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मौका मिले। जी, ओसवाल साहब, और फाइनली अब जो 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं राजस्थान में, किस तरह की तस्वीर आप देखते हैं? क्या हो सकता है आने वाले अगले 8-10 महीनों में? देखिए आजाद साहब, मैं आपको इसमें स्पष्ट बता दूं कि देश की आजादी के 70 साल बाद सारे जो बैकवर्ड कास्टें थी वो टूटी फूटी थी और बिल्कुल फटे हाल थी। लेकिन अब जो शिक्षित जो युवा हुआ है, और आज जो शिक्षित युवा बन के युवा भारत है, शिक्षित युवा उभर के जो सामने आए, वो आज की राजनीति की बहुत जो है वो उच्च स्तर पर समीक्षा करता है। और आने वाले चुनाव अब जातिगत चुनाव और ये झांसेबाजी के चुनाव नहीं रहेंगे। आने वाले समय में जो पार्टियां हैं, उनको जो अपने चुनावी घोषणा पत्र है, उस पे बहुत ध्यान से युवाओं के साथ वादा करना पड़ेगा कि युवा कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो नहीं भूलिए, किसानों का वादा नहीं भूलिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा करी थी 2014 में, और जो सत्ता में सेंटर में आए, वो भी जो मोदी जी की बातें एक भी पूरी नहीं हुई है। तो जो लोग एक आंधी की तरह मोदी के साथ चले थे, वो लोग आज बिल्कुल बैकवर्ड आ गए। पहले सोशल मीडिया पे लोग दूसरे को बोलने नहीं देते थे, वो लोग आज कहीं कहीं ठगे से महसूस कर रहे हैं। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तीसरा दल हो, अब युवाओं को धोखा देना या दूसरे जो सक्षम किसान है जो पढ़ लिख लिए है उनके बेटों को धोखा देना, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में वही लोग राजनीति कर पाएंगे जो बिल्कुल मजे हुए हैं और मन के साफ है। और यदि ये नहीं होगा तो तीसरा विकल्प भी जो आज हम पंजाब में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, तो मैं नहीं जी, समझता कि मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, बाकी भी तीसरा दल कोई और भी उठ खड़ा हो सकता है, तो लोग उसकी तरफ भी जा सकते हैं जो जनता की नब्ज टटोलेगा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भविष्य को ध्यान में रख के अपने चुनावी घोषणा पत्र में बात रखेगा, जनता उधर जाएगी।
तो बिल्कुल, यानी आने वाला वक्त जो चुनावी ये जो साल है और चुनाव का जब वक्त जैसे जैसे करीब आएगा तो जाहिर सी बात है राजस्थान में इस बार हमेशा की तरह जो एक आसान चुनाव माना जाता था कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जाता था और कुछ एक मुद्दों को लेकर ही अक्सर सियासी बयानबाजियां होती थी, लेकिन इस बार चूंकि माहौल बदला है, लोग की सोच बदली है और खासकर जब यूथ की बात करते हैं तो यूथ आज पूरी तरह शिक्षित है और सब समझता है कि राजनीति की नब्ज क्या है और कौन क्या चाहता है, कौन सी पार्टी या कौन सा लीडर की सोच क्या हो सकती है। और ये जब तमाम चीजें एक जगह पर इकट्ठी होगी तो जाहिर सी बात है कि नेताओं के सामने भी और राजनीतिक दलों के सामने भी ये जो चुनाव होंगे वाकई बेहद चुनौती वाले होंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ओसवाल साहब, हमसे बातचीत के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। आपका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।